हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटमिक लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बुक में दिया है टॉपिक, इसको हम कॉपी पर करते हैं। ठीक है, ये जो है फिगर है, ऊपर जो फिगर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट का है। नीचे वाला फिगर जब हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेन स्टेट होता है उसका है। तो लिखते हैं वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटमिक लेटिस। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर में हम कंसिडर करते हैं एटम्स को। तो ये हमारे एटम्स है जिसका हमने नाम रखा है अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर या पोजीशन भी हम कह सकते हैं। अब ये जो दो एटम्स है पास वाले, वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग भी ड्रॉ करूंगी। तो ये हो गया वन डायमेंशन। ओके, एक ही लाइन में हमारे एटम्स प्रेजेंट है, मोनो एटमिक, सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है एक पोजीशन पर। नाउ हम सपोज करते हैं कि वाइब्रेशन हुआ होगा और ये जो एटम्स है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आए हुए होंगे। वाइब्रेशन की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक एटम में जब वाइब्रेशन होगी बाकी सारे एटम्स में भी वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी स्प्रिंग की वजह से। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग को भी ड्रॉ करूंगी। अब ये जो डिस्टेंस है वो उसका वाइब्रेशन की वजह से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है वो वाला डिस्टेंस है। n-3 का डिस्टेंस xn-3 होगा। n-1 जो है वो xn-1 पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसी तरीके से n जो है xn। अब ये जो n एटम है उसके पास में जो एटम्स प्रेजेंट है उसका असर जो है इस पर नजर आएगा। बाकी जो दूर एटम्स प्रेजेंट है उसका असर इस पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा हमारे n एटम पर ड्यू टू n+1 एटम के वजह से, वो कितना होगा? वो बराबर होगा हमारे F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बीटा। यहाँ पर हम हुक्स लॉ का यूज करेंगे। F जो है वो नेगेटिव ऑफ kx के बराबर होगा। k यहाँ पर बीटा है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, वो नेगेटिव ऑफ बीटा के बराबर होगा। और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो n एटम है वो जो डिस्प्लेसमेंट है xn, वो ये शो करेगा ही। उसके साथ साथ n+1 की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको हम नेगेटिव ऑफ xn+1 करके लिखेंगे। ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और उसी तरीके से जो फोर्स होगा n पर ड्यू टू n-1 एटम की वजह से, वो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले माइनस बीटा लिखेंगे। xn डिस्प्लेसमेंट जो वो ट्रेवल किया है उसको लिखेंगे, माइनस xn-1 लिखेंगे क्योंकि ड्यू टू n-1 भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो n एटम है उस पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना होगा? F जो है वो बराबर होगा F1 प्लस F2 के। F1 और F2 का वैल्यूज हम पुट करेंगे। माइनस बीटा दोनों में प्रेजेंट है तो उसको कॉमन बाहर निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा xn माइनस xn प्लस 1 प्लस xn माइनस xn माइनस 1। फिर उसके बाद यहाँ पर xn जो है वो 2 टाइम्स है तो हम 2xn लिखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होगी। अब ये जो नेगेटिव साइन है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो आएगा नेगेटिव ऑफ 2xn, फिर माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस होगा तो हम लिखेंगे xn प्लस 1, और माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस होगा, हम लिखेंगे xn माइनस 1। अब हमें न्यूटन के मुताबिक ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास को हम लिखेंगे एक्सेलरेशन के जगह पर उसका वैल्यू हमें पुट करना है। एक्सेलरेशन की जगह पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स है उसके जगह पर हम md² xn अपॉन dt² लिखेंगे, और वो जो है इस वाले टर्म के बराबर होगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऊपर मिला है उसका हमें निकालना है सोल्यूशन। तो हमें क्या मिलता है इसका सोल्यूशन? डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन में हमें xn का वैल्यू मिलेगा जो कि बराबर होगा ae⁻⁰ माइनस k, फिर डिस्टेंस आएगा। दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस a होता है। अब ओरिजिन से n एटम पर ये प्रेजेंट है तो n टाइम्स a आएगा, इससे पहले a होंगे।
ठीक है, यहाँ पर n टाइम्स a आया है तो n a हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इस x n का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। a u ही आएगा। सबसे पहले e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर x होगा। फिर वो फंक्शन जिसमें टाइम है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है i ओमेगा t, जिसका डिफरेंशिएशन होगा i ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आया है। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो 1 होता है। ठीक है, फिर जो हमें आंसर मिला है उसका हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें जो है e रेस टू पावर x यू ही लिखना है। फिर i ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करना है जो कि i ओमेगा आएगा। बाकी ये जो आगे a i ओमेगा है वो कांस्टेंट है, उसको हम यू ही लिखेंगे। अब यहाँ पर i इंटू आई जो है वो आई स्क्वायर होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। i हमारा आयोटा है जो कि अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है, तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ a ओमेगा स्क्वायर e रेस टू पावर आयोटा ओमेगा t माइनस KNA। फिर उसके बाद हम लिखेंगे xn+1। xn+1 का वैल्यू जो है वो xn के बराबर होगा। अब यहाँ पर n के जगह पर हम n+1 लिखेंगे और उसी तरीके से xn-1 का वैल्यू जो है वो xn के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर हम n के जगह पर n-1 लिखेंगे। ठीक है, ये जो सारे वैल्यूज हमें मिला है उसको हमें ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है। पुट कर सकते हैं हम क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा m इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ xn के जगह पर हम उसका वैल्यू हम पुट करेंगे इज इक्वल टू बीटा। फिर xn+1 के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। फिर उसके बाद हमें प्लस लिखना है, xn-1 का वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, उसको पुट करने के बाद हम लिखेंगे माइनस, फिर 2 लिखना है क्योंकि 2 हमारे इक्वेशन में है। उसके बाद हमें पुट करना है xn का वैल्यू जो कि बराबर होता है a e रेस टू पावर आयोटा ओमेगा t माइनस KNA के। अब यहाँ पर m इंटू नेगेटिव ऑफ a जो है वो नेगेटिव ऑफ ma के बराबर होगा। फिर हमें ओमेगा स्क्वायर भी लिखना है। फिर उसके बाद जो e रेस टू पावर आयोटा वाला टर्म है उसे हमें लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, e रेस टू पावर आयोटा ओमेगा t आएगा, उसके साथ ये जो kn+1a है उसको हमें सॉल्व करके लिखना है। तो सबसे पहले KNA आएगा, फिर बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, फिर आएगा KA। और उसी तरीके से दूसरे टर्म में भी kn-1a को हमें सॉल्व करना है, नेगेटिव ऑफ kn-1a। k और a एक साथ में है, उसको हम पहले n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस KNA आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा प्लस KA। यहाँ पर ये जो टर्म है e रेस टू पावर आयोटा ओमेगा t माइनस KNA, ये जो है यहाँ पर तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के, और वो जो है इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्रेजेंट है, तो ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर नेगेटिव ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। ये जो टर्म है वो कैंसिल हुआ है, e रेस टू पावर आयोटा नेगेटिव ऑफ KA जो है वो अभी कैंसिल नहीं हुआ है, उसको हमें लिखना है। फिर उसके बाद आएगा प्लस e रेस टू पावर आयोटा KA को भी लिखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है -2। अब यहाँ पर e रेस टू पावर माइनस आयोटा KA डिवाइडेड बाई 2 प्लस e रेस टू पावर आयोटा KA डिवाइडेड बाई 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे और देखेंगे उसका आंसर कितना आता है। ठीक है, ये इस सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसको आप साइट पे रफ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर e रेस टू पावर माइनस आयोटा KA अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर जो है सबसे पहले a स्क्वायर आता है, उसमें प्लस b का स्क्वायर आएगा विच इज e रेस टू पावर आयोटा KA डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पर ई का स्क्वायर नहीं पूरे टर्म का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरे टर्म का स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद -2 ई रेस टू पावर नेगेटिव ऑफ आयोटा के ए डिवाइडेड बाई 2 ई रेस टू पावर आयोटा के ए डिवाइडेड बाई 2 आएगा, विच इज 2ab। अब जब हम 3 स्क्वायर का स्क्वायर निकालते थे तो जो चीजें पावर में होती थी उसका मल्टीप्लीकेशन होता था, 2 2 ज़ा 4, 3 पावर 4 ऐसे आता था। तो यहाँ पर e के पावर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगा 2, तो हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ आई के ए 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेस टू पावर आयोटा के ए 2 डिवाइडेड बाई 2। पावर में जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। और यहाँ पर व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड होता है, यानी कि इन दोनों टर्म्स का हमें सम करना होगा। एक नेगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है तो होगा 0। ई रेस टू पावर 0 जो है वो 1 के बराबर आता है। एनीथिंग रेस टू पावर 0 जो है वो 1 के बराबर आता है। तो 2 1 ज़ा 2 होगा, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। ये वाला टर्म हमें मिला, ये 2 जो है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। हमें क्या मिला, ई रेस टू पावर नेगेटिव ऑफ के ए आयोटा के ए प्लस ई रेस टू पावर आयोटा के ए -2। तो इसके जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे इस वैल्यू को। एक और फॉर्मूला आता है जिसको आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो फॉर्मूला है साइन थीटा जो है वो बराबर होता है ई रेस टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर में -2ab आता है, प्लस b के स्क्वायर में नहीं, प्लस b के स्क्वायर में +2ab आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा और हम सपोज करेंगे कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि जो प्लस है उसमें हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ई रेस टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2 आएगा और यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के अपॉन 2 आएगा। तो इससे हमें क्या मिला, इससे जो है 2i साइन थीटा जो है वो बराबर होता है ई रेस टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा की। तो ये जो टर्म है उसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 आयोटा साइन थीटा। पहले हमने जब आंसर निकाला था तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आया था, तो माइनस यहाँ पर कॉमन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा -2 आयोटा साइन थीटा यहाँ पर, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर माइनस आया, माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस बन जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको हमें लिखना है, फिर उसके बाद आयोटा का स्क्वायर लिखना है, फिर आएगा साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2। साइन थीटा है, साइन आयोटा थीटा नहीं, इसलिए आयोटा नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये जो आई का स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है, तो उसके जगह पर हम माइनस लिखेंगे और ये जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचता है m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2। और अगर हम m का साइड चेंज करें तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाई m। फिर जब हम स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट। तो हमें क्या मिलता है, ओमेगा जो है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2 के विच इज अंडर रूट ऑफ 4 के विच इज +-2 +2 हो सकता है या -2 हो सकता है। फिर बीटा और m का अंडर रूट हमें करना होगा, साइन स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो साइन ही देगा क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू +-2 अंडर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय m साइन ऑफ के ए अपॉन 2। अब यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो पॉजिटिव में होता है हमेशा, तो हम प्लस वाले टर्म को लेंगे। तो ओमेगा जो है वो बराबर होगा 2 अंडर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय m साइन ऑफ के ए डिवाइडेड बाय 2 के। फिर उसके बाद हमें स्टिफनेस
स्टिफनेस निकालना है। स्टिफनेस को हम C के साथ डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन वाले टॉपिक में हमें ये सारी चीजें मिलेगी। अब ये जो स्ट्रेन है वो कितना होता है? स्ट्रेन जो है वो बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ के। चेंज इन लेंथ यहाँ पर x है, कौन से एटम का है उसको हमें नहीं लिखना है। अगर n एटम का होता तो x सबस्क्रिप्ट n हम लिखते, तो चेंज इन लेंथ यहाँ पर x ही लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो है एटम्स के बीच में स्पेसिंग a है उसको हमें लिखना है। तो फोर्स के जगह पर हम F लिखेंगे, स्ट्रेन के जगह पर x डिवाइडेड बाय a लिखेंगे। अब ये जो a है वो तीसरे पे डिवाइड पर है तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम a का साइड चेंज करेंगे तो C अपॉन a जो है वो F अपॉन x के बराबर होगा। हुक्स लॉ के मुताबिक F जो है वो नेगेटिव ऑफ बीटा x के बराबर होता है, जहां पर बीटा स्प्रिंग कांस्टेंट है तो F डिवाइडेड बाय x जो है वो बीटा के बराबर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो F अपॉन x के जगह पर हम बीटा लिखेंगे, तो बीटा जो है वो हमारा C अपॉन a के बराबर आएगा, जिसका मतलब है कि जो C है वो बीटा a के बराबर होगा। फिर हम सपोज करते हैं कि जो रो है वो है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर का मतलब होता है लेंथ जो कि a के बराबर है यहाँ पर, तो एटम्स के बीच में लेंथ, तो रो जो है वो मास अपॉन लेंथ के बराबर होगा जो कि a है यहाँ पर। तो इससे हमें पता चला कि जो मास है वो रो a के बराबर है, यानी कि लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बीटा का वैल्यू मिल गया, m का भी वैल्यू मिल गया, उसको हमें पुट करना है ऊपर वाले इक्वेशन में। तो ओमेगा जो है वो बराबर होगा 2 अंडर रूट ऑफ बीटा के जगह पर उसका वैल्यू जो कि C अपॉन a है उसको हम लिखेंगे, और m के जगह पर जो कि डिवाइड में है हमें लिखना है रो a, ठीक है। अब यहाँ पर 2a है तो a इंटू a जो है वो a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कैंसिल होता है तो हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय a और अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो a अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय a अंडर रूट ऑफ c और रो, और उसके साथ यहाँ पर ओमेगा में साइन k अपॉन 2 भी प्रेजेंट है तो उसको भी हमें लिखना है। अब ये जो अंडर रूट ऑफ c डिवाइडेड बाय रो है वो हमारे v नॉट के बराबर है, और v नॉट को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड। जो साउंड का वेलोसिटी होता है सॉलिड में उसको हम v नॉट के साथ डिनोट करते हैं, और वो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सॉलिड के लिए गिवन लेटिस के लिए, तो उसको हमें लिखना है c अपॉन रो के अंडर रूट के जगह पर। तो ओमेगा जो है वो हमारा बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय a v नॉट साइन k a अपॉन 2k। अब यहाँ पर k भी है, ओमेगा भी है, तो इससे हमें पता चलेगा कि k और ओमेगा जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, वो एक दूसरे के फंक्शन है। और ये जो रिलेशन है ओमेगा और k के बीच में उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन रिलेशन। ये जो ऊपर मुझे इक्वेशन मिला है उसी को हम कहेंगे डिस्पर्शन रिलेशन। वही चीज बुक में दिया है, तो यहाँ पर फिजिकल सिचुएशन सबसे पहले दिया है, ऑल एटम्स आर अरेंज ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट इंटर एटमिक स्पेसिंग a। जितने भी एटम्स है उसको एक स्ट्रेट लाइन में रखा होगा। स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है 1 डायमेंशन, और एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो a होगा हर एटम की। The atoms are identical having the same mass m। जितने भी एटम्स है वो सारे एक ही जैसे हैं, उनका मास भी सेम है जिसको हम m के साथ डिनोट करेंगे, और हर एटम जो है वो एक स्फीयर है। तो ये जो हमारा सॉलिड है वो बहुत सारे स्फीयर से बने हुए होंगे, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। ये जो इंटरैक्शन है एटम के बीच में वो नियरेस्ट नेबर तक ही है, यानी कि अगर n एटम है तो उसके आगे और पीछे जो एटम प्रेजेंट है वहां पर इंटरैक्शन होगा, उसके दूर जो एटम प्रेजेंट है वहां पर इंटरैक्शन नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो सॉलिड का जो है शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। Each atom is connected with its neighbors by a spring of force constant beta। हर एटम जो है उसके नेबरिंग
एटम के साथ कनेक्टेड है एक स्प्रिंग के थ्रू और उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है बीटा। अब ये स्प्रिंग है तो वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा और हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन पर डिपेंड होगा नियरेस्ट नेबर के डिस्टेंस पे। कितना एक्सटेंड हुआ है उसका नियरेस्ट नेबर किसी पर्टिकुलर एटम का, सपोज n का, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर डिपेंड होगा। ये जो बुक में फिगर दिया है वो सही है, लेकिन हम एक इससे सिंपल वाला फिगर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंसिडर करना है एक लीनियर चेन आइडेंटिकल एटम्स का जो कि x एक्सिस पर है और इसको यहाँ पर फिगर में दिखाया है। ये लीनियर चेन है, एक लाइन में प्रेजेंट है चेन, और जो मास है हर एटम का वो m है और वो अपने नेबरिंग एटम के साथ कनेक्टेड है एक मासलेस स्प्रिंग के थ्रू। और हमें ये भी अज्यूम करना है कि हर एटम जो है उसके नेबरिंग एटम के साथ लेटेस्ट कांस्टेंट a डिस्टेंस से सेपरेटेड है जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, जब वो स्ट्रेच नहीं हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता है तब। और इस टाइप ऑफ डिस्क्रीट अरेंजमेंट ऑफ एटम को हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं, जो कि अलग है होमोजीनियस वाले मीडियम से जिसमें लाइन ऑफ एटम्स जो है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मींस बिना किसी गैप के कंटिन्यूअसली एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर डिस्क्रीटली प्रेजेंट है ना, एक एटम है फिर थोड़ा सा गैप है, ए गैप है, फिर दूसरा एटम प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम में कंटिन्यूअसली एटम प्रेजेंट होगा। और सिंप्लिसिटी के लिए हम जो है लॉन्गिट्यूडिनल मोड ऑफ वाइब्रेशन को कंसिडर करेंगे, इसी जो डायरेक्शन में वाइब्रेशन होती है उसको कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हुक्स लॉ भी ओबे होता है, ठीक है। अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है एटम का इक्विलिब्रियम स्टेट में वो कैसे होगा, दैट इज ईच एटम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नेबर बाय अ डिस्टेंस a। एक एटम और उसके नेबरिंग एटम के बीच में डिस्टेंस a है, तो क्या होगा, ये जो n-2, n-3, n-2, n-1 वाले एटम्स है वो डिस्टेंस n-3a, n-2a, n-1a पर प्रेजेंट होगा ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन पे डिस्टेंस 0 होगी, फिर पहला एटम डिस्टेंस a पर आएगा, दूसरा एटम डिस्टेंस 2a पर आएगा, वैसे हमने कंसिडर किया है। तो n एटम डिस्टेंस na पर होगा, n-1 एटम जो है डिस्टेंस n-1a पर होगा। अब जब फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो एटम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा अपने मीन पोजीशन पर, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि जो एटम है वो अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट हुआ है और जो डिस्प्लेसमेंट है n-2, n-1 n एटम का, उसको हम xn-2, xn-1, xn के साथ रिप्रेजेंट करेंगे रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वेरी नियरेस्ट नेबर्स के बीच में होगा। सपोज हमारा n एटम है तो उसके जो वेरी नियरेस्ट नेबर है n-1, n-2, वहां पर फोर्सेस का असर होगा। n-3, n-2 जो बहुत दूर एटम्स प्रेजेंट है वहां पर उन फोर्सेस का असर नहीं होगा। जैसे कि जो फोर्स होगा हमारे n एटम पे, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे n एटम पर, और जो हमारे नेबरिंग एटम्स है n नियरेस्ट नेबर, उसके जो पास में आगे और पीछे एटम प्रेजेंट है, उसके बाद वाले एटम्स नहीं, ठीक है, वो जो एटम्स के डिस्टेंस में चेंजेस होगी, n+1, n-1 जो नेबरिंग एटम है उनके डिस्टेंस में जो चेंजेस होगी और खुद एटम इटसेल्फ के जो डिस्टेंस में चेंजेस होगी वो हमें फोर्स देगा। वही चीज यहाँ पर बुक में लिखा है, यानी कि बाय द चेंज इन लेंथ ऑफ लेफ्ट एंड राइट स्प्रिंग अटैच टू इट, जो स्प्रिंग्स है जो कि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अटैच है, उसके लेंथ में जो चेंजेस होगी वहाँ डिपेंड होगा। फिर हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन nth एटम, nth एटम पे जो नेट फोर्स लगेगा, ये मैंने कॉपी पर किया था, वो यहाँ पर दिया है, ठीक है। फिर बीटा कॉमन आता है तो उसको हमने बाहर निकाला है, बीटा स्प्रिंग कांस्टेंट है। फिर फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, उसको हमने लिखा है। जो सेकंड डेरिवेटिव होता है xn का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन देता है। किसी डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देता है, तो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन के जगह पर डबल डिफरेंशिएशन हमने लिखा है। और ये जो इक्वेशन है इसका
सोल्यूशन जो है ये वाला इक्वेशन है, जहां पर k जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर है और उसे हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। Na जो है वो x एक्सिस से, जो x एक्सिस का ओरिजिन है उससे डिस्टेंस बता रहा है हमारे n एटम का, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव का। फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर डबल डिफरेंशिएट, जो आंसर हमें मिला है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। xn+1 हम लिखेंगे यहाँ पर n की जगह पर n-1 लिखेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिलेगा। यहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं किया है तीनों केसेस में, ये चीज ध्यान में रखना है। और एम्पलीट्यूड का कोई वैल्यू जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो तो होगा ही, ठीक है। वाइब्रेशन हो रहा है तो वेव बनेगा ही। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो वैल्यूज हमें मिला है उसको जो इक्वेशन इससे पहले वाले पेज पे हमने लिखा था उसमें पुट करना है। तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ये मैंने कॉपी पर किया था कैसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा के ए को हम आयोटा के अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, और ये जो है 2i साइन के अपॉन 2 के बराबर होता है तो उसको हम लिखेंगे इसके जगह पर और उसका हम स्क्वायर करेंगे। 2 आयोटा साइन के ए अपॉन 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। m का साइड चेंज करना है, स्क्वायर का साइड चेंज करना है तो ओमेगा का वैल्यू हमें ये मिलेगा। अब ओमेगा जो है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉजिटिव होता है किसी भी केस में, हेंस वी लीव नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद C जो है वो स्टिफनेस है, रो जो है वो है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पर मास अपॉन लेंथ आता है। अब स्टिफनेस जो है वो फोर्स अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है, और स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है। उन वैल्यूज को हमें पुट करना है। पुट करने के बाद जब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो हमें मिलेगा C अपॉन A इज इक्वल टू F अपॉन X। F अपॉन X जो है वो बीटा के बराबर होता है और उसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। रो जो है वो M डिवाइडेड बाय A के बराबर होता है, A लेंथ है, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज हमें मिला है बीटा और रो का, वो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है तो ओमेगा का वैल्यू हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ C, और रो के जगह पर हमें v0 का यूज करना है जो कि वेलोसिटी है साउंड का सॉलिड में। तो इससे हमें क्या पता चला, जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है वो पता चलता है इस इक्वेशन से, जो ऊपर हमने सोल्यूशन निकाला था वो सही है बोलकर। और ये जो रिलेशन है ओमेगा और k के बीच में उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन रिलेशन। जो बुक में फिगर दिया था वो कुछ ऐसा है, ठीक है, जहां पर कहीं एक्सटेंशन हो रहा है तो कहीं कंट्रैक्शन हो रहा है, विच इज करेक्ट। लेकिन हम इस वाले फिगर को कंसिडर करेंगे जिसमें एटम जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे, सारे एटम, कोई आगे कोई पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, जिससे हमें सिंपली आंसर मिलेगा आसानी से। और यही था आज का हमारा टॉपिक, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटमिक लेटिस।